वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन 1 देखेंगे। शो दैट फंक्शन fr2 सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कौन से रियल नंबर, जो -1 से 1 के बीच में है। यानी हमारा जो फंक्शन है उसकी डोमेन है रियल नंबर और उसकी कोडोमेन है -1 से 1, इस ओपन इंटरवल के बीच के रियल नंबर्स। फंक्शन है fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। x रियल नंबर है और हमें ये शो करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है। अब ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। आप हम समझे कि पहले हम यहां पे fx को ब्रेक करेंगे। fx किस तरह से ब्रेक होगा, अब आप यहां समझें तो हमारे पास जो मॉड्यूलस x है वो किस तरह से होता है। मॉड्यूलस x जब x आपका लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 यानी अंदर से नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मॉड्यूलस हो जाएगा माइनस के साइन में ब्रेक। और जब अंदर से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो अंदर से पहले से ही पॉजिटिव आ रही है। अब आप समझो, यहां माइनस का 1 डालो तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस साइन लगा दिया उन सभी के लिए जो अंदर से नेगेटिव आ रहे हैं, और जो पहले से पॉजिटिव है उन्हें तो करना ही क्या है। तो इसको हम यहां पे थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। देखिए fx क्या हो जाएगा हमारे पास, केवल मॉड्यूलस फंक्शन चेंज होता है जब x आपका लेस देन 0 है। तो यहां पे हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस ऑफ x। मॉड्यूलस x किस में ब्रेक हो जाएगा, -x में। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है आपका, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x। अब इतना काम हो गया। इसके बाद हम इसको सबसे पहले करेंगे 4 1 1। हम इसको क्या है 1 1 दिखाएंगे। तो इसको 1 1 दिखाने के लिए आप समझे, हम पहले कंडीशंस को आपको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं कि हम कैसे 1 1 दिखाते हैं। अब आप समझो कि मैं यहां पर एक मैपिंग आपके लिए बता रहा हूं। यहां x1 है, x1 किसी फंक्शन f में x1 की इमेज fx1 मिलती है, x2 की इमेज fx2 मिल रही है। अब कोई भी जो फंक्शन है वो 1 1 तब होता है जब हर एलिमेंट की मुझे एक यूनिक यानी एक अलग इमेज मिले, तो उस फंक्शन को मैं आपका 1 1 फंक्शन कहता हूं। अब यहां पर आप समझें, मैं कहता हूं फिर हम कह देंगे कि fx1 और x2 इस तरह से हैं कि fx1 और fx2 दोनों जो क्या है वो सेम है, दोनों क्या है सेम है। तो यहां x1 वो भी इससे मैप कर रहा है, यहां x2 वो भी इससे मैप कर रहा है, यानी दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई, तो ये मैनी वन हो जाएगा। तो यहां पे यदि इसको 1 1 होना है तो हमें अंदर से जो x1 x2 है उनको बराबर दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर आपका जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। यानी अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि fx1 fx2 के बराबर है, तो अंदर से हम रिजल्ट लेकर के आएंगे कि x1 x2 के बराबर है आपका, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। दूसरा, यदि हम ये कह दें कि x1 और x2 बराबर नहीं है यानी अलग अलग हैं, तो यहां से हमें रिजल्ट निकाल के अगर हम ऐसा दिखा देते हैं कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर नहीं है, तो भी फंक्शन 1 1 हो जाएगा। भाई ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, यानी सबकी अलग इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है, तो 1 1 हो जाएगा। इन दो कंडीशंस का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। अब क्योंकि यहां जो एलिमेंट है x1 x2 रियल नंबर से है, तो वो आपका क्या है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहां पर बनेंगे 4 केसेस। पहला केस हम कहेंगे 4 1 1, हम दो नंबर्स मानेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन। हमने डोमेन से क्या है आपके R1 और R2 मान लिए, सच दैट भाई केस वन हमसे क्या कह रहा है कि हमारा जो x1 और x2 है वो दोनों पॉजिटिव हैं। लेट x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव, यानी दोनों ही ग्रेटर देन 0 है आपके, दोनों ही क्या है पॉजिटिव हैं। और सच दैट
कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है आपका। हमने x1 और x2 दोनों मान लिए जो पॉजिटिव हैं आपके, और fx1 और fx2 आपका इक्वल है। अब जब पॉजिटिव होता है वैल्यू तो फंक्शन हमारा ये है, इसकी तरफ नहीं देखना, ये तब है जब नेगेटिव है। तो जब x हमारा पॉजिटिव है तो फंक्शन ये है, fx1 कितना आ जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1, fx2 आ जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब यहां से हम रिजल्ट निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2, यहां पे ये कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी fx1 fx2 को बराबर माना और x1 x2 बराबर आ गए, तो पहला जो कंडीशन है वो यहां पे सेटिस्फाई हो रही है पहले केस के लिए। अब हम केस 2 ले लेते हैं, इसी में केस 2 क्या है, दोनों को नेगेटिव मान लेते हैं। लेट कि x1 भी नेगेटिव है आपका एंड x2 भी नेगेटिव है आपका, सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है आपका। तो जब x नेगेटिव होता है तो फंक्शन ये है, तो यहां पे आ जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1, x2 अपॉन 1 माइनस x2। यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, विच इंप्लाइज कि x1 माइनस x1 x2, यहां x2 माइनस x1 x2, ये आपस में कैंसिल हो गए, विच इंप्लाइज कि यहां से x1 x2 के बराबर आ गया। यानी जब दोनों नेगेटिव हैं तो भी हमारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। अब हम केस लेंगे कि हो सकता है कि पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या हो सकता है कि दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव हो, दोनों केस इस तरह से। अब हम लेंगे यहां पर केस 3। केस 3 हम किस तरह से ले रहे हैं कि लेट जो x1 है वो ग्रेटर देन 0 एंड जो x2 है वो आपका लेस देन 0 है। तो यहां पर आप समझे कि भाई x1 हमने 0 से बड़ा और x2 हमने 0 से छोटा मान लिया। अब आप यहां पे समझो कि जब x1 0 से बड़ा यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है और x2 0 से छोटा यानी कि एक नेगेटिव नंबर है, तो ये आपस में तो बराबर हो ही नहीं सकते, विच इंप्लाइज कि जो x1 है वो नॉट इक्वल टू x2 है। यानी अब हमें दूसरी वाली कंडीशन लगानी होगी कि x1 और x2 बराबर नहीं है, तो fx1 और fx2 भी बराबर नहीं आने चाहिए। तो हम fx1 निकाल देते हैं। भाई x1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन x1 अपॉन 1 प्लस x1। ध्यान से देखो, x1 पॉजिटिव तो ये जो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आएगी। fx2 देखिए जरा, fx2 लेस देन 0 यहां पे रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। ध्यान से देखो, लेस देन 0, लेस देन 0 कोई भी वैल्यू रख लो, मान लीजिए सब माइनस का 0.1, तो ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, और x2 क्योंकि नेगेटिव है, जैसे मैं मान लीजिए यहां पे माइनस का 0.3 रख देता हूं, माइनस का 0.3, 1 माइनस ऑफ माइनस का 0.3, यानी माइनस का 0.3 अपॉन 1.3, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आने वाली है, इज लेस देन 0। तो यहां पे आप ध्यान से देखें कि ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है आपका, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या फंक्शंस की वैल्यू इक्वल है, नहीं है, विच इंप्लाइज कि जो fx1 है वो आपका fx2 के इक्वल नहीं है। केस 4 ले लेते हैं। अब x1 बड़ा था, लेट कि x1 जो है वो 0 से छोटा है एंड जो x2 है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। अब सिंपली हम यहां पे कह सकते हैं कि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। x1 क्योंकि लेस देन 0 है तो fx1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से x1 अपॉन 1 माइनस का x1 हो जाएगी लेस देन 0। fx2 हम यहां पे रख के निकालेंगे क्योंकि पॉजिटिव है आपका, तो यहां सॉरी यहां पे fx1 नेगेटिव वाला यहां पे रखेंगे और fx2 रखेंगे यहां पे, x2 अपॉन 1 प्लस x2 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज कि यहां पे जो fx1 और fx2 है वो भी बराबर नहीं है, सो f इज 1 1।
देखिए ना, चारों केस हमने करके देख लिए, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो f हमारा 1 1 हो जाएगा। अब देखिए पहली कंडीशन, दोनों पॉजिटिव तो हमने fx1 और fx2 को बराबर मान लिया, दोनों नेगेटिव तो हमने fx1 और fx2 को बराबर मान लिया। अब एक बड़ा एक छोटा, तो वो तो बराबर हो ही नहीं सकते, तो यहां से आपका fx1 fx2 के बराबर नहीं आया, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली यहां पर तो f हमारा 1 1 तो हो गया है। अब हम f को करते हैं आपका ऑन टू। नाउ करते हैं फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए अब करते हैं क्वेश्चन को। अब कोई भी जो फंक्शन है वो ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए मुझे वहां पर डोमेन में एक प्री इमेज मिल जाए। अगर हम एक एरो डायग्राम यहां पर बनाएं, किस तरह से करेंगे, यहां पर तो है आपके डोमेन के रियल नंबर्स और यहां है आपकी कोडोमेन, दैट इज फ्रॉम -1 to 1। भाई हम थोड़ा सा यहां पे ऐसा लिख देते हैं, यहां पे आपके सभी। अब यहां पे देखिए, मुझे यहां के यदि सभी एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज मिल जाएगी तो मैं कहूंगा कि f इज ऑन टू। बट क्योंकि यहां पे दो फंक्शंस बन रहे हैं, तो ऑन टू भी हम इसको दो केसेस में दिखाएंगे। किस तरह से, कि यहां पर पहले तो आप समझो कि भाई आप यहां x की कोई भी वैल्यू डाल दें, ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ओ सॉरी, यहां पे नीचे वाला पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा आपका, तो यहां जो डिसाइड होना है कि फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो यहां से डिसाइड होगा। यानी कि जब आप x को पॉजिटिव डालेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो y भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आप x को इसमें नेगेटिव डाल रहे हैं, तो y भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि नीचे वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर x पॉजिटिव तो ये y भी पॉजिटिव, fx मतलब y, fx की वैल्यू मतलब y, और अगर आप x को नेगेटिव डाल रहे हैं तो y भी आपको नेगेटिव मिलेगा यहां पर। तो अब इसके बाद हम करते हैं दो केसेस में, कि जब हमारा जो y है वो 0 से 1 है, y is from 0 to 1, when y is from 0 greater than equal to 0, जो हमारा y है वो greater than equal to 0 है, यानी कि y क्या है हमारा, पॉजिटिव है। और y यदि पॉजिटिव है हमारा, तो x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि y यदि हमारा पॉजिटिव है तो x भी तो पॉजिटिव रहा होगा, और जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है हमारा, ये है, यानी कि fx इज इक्वल टू y कर देंगे, और हमारा जो फंक्शन है वो है x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू y। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जब y पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव के लिए फंक्शन है ये, तो fx इज इक्वल टू y। यहां से इसको इधर ले आओ, x इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई, इस एक्स वाई को इधर ले आओ, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, यहां से x कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, इसको इधर ले आएंगे, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यानी y की कोई भी वैल्यू 0 से 1 तक आप यहां पुट कर दो, ये आपका r डोमेन में मिल जाएगा। यानी यहां के 0 से 1 के लिए मुझे एक प्री इमेज मिल गई, दैट इज x, जो मेरा डोमेन में प्रेजेंट है। हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर हम x रखते हैं तो हमें मिलता है y, तो हम कहेंगे कि यहां के हर एक y के लिए मुझे एक x प्री इमेज मिल रही है, सच दैट कि मैं वो x अगर फंक्शन में पुट करूंगा तो y ही मुझे मिलेगा। तो मैं कहूंगा फॉर ऑल y, for all y is from 0 to 1, यानी कि y जो है बड़ा हो 0 से और छोटा हो 1 से, there exists a pre-image, x is equal to y upon 1 minus y belongs to our domain such that, किस तरह से, देखिए मैं कह रहा हूं कि 0 से और 1 तक के सभी y के लिए
यहां एक प्री इमेज x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई एग्जिस्ट करेगी, सच दैट कि फंक्शन में आप इस फंक्शन में अगर ये x डालोगे तो y मिलेगा। रख देता हूं इस फंक्शन में मैं x रख देता हूं कि फंक्शन में हमने डाल दिया x, यहां पर जहां पर भी यहां पे इसमें x है वहां पे ये वाली वैल्यू डाल दो, तो y अपॉन 1 माइनस वाई, यहां पे हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ऊपर तो है y अपॉन 1 माइनस वाई, यहां ले लिया आपने एलसीएम 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई प्लस में y यहां कैंसिल हो गया, और 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया, यानी y आ गया। कि मतलब 0 से 1 के जितने भी y हैं सभी के लिए मुझे x मिलता है, और मैं फंक्शन में यदि x डालूंगा तो मुझे y ही यहां पर मिल रहा है। अब बात आती है कि 0 से 1 तक के सभी y हो गए, अब 0 से और -1 तक के सभी y के लिए मैं कहता हूं केस 2 when y is less than 0, when y is लेस देन 0, तो y जब लेस देन 0 है, y नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव होगा, और x नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है हमारा, ये है fx इज इक्वल टू वाई करेंगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, मल्टीप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू वाई माइनस का एक्स वाई, इधर ले आए x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, तो यहां से x कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, इसको डिवाइड में ले आओ, y अपॉन 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन, यानी कि आप यहां से कोई भी y ले लें आपको एक x कहां मिल जाएगा, डोमेन में मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल y कहां से आपका -1 से 0 तक, -1 से 0 तक के बीच में जो भी y है देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, यहां पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, x इज इक्वल टू में y अपॉन 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट कि फंक्शन में अगर ये x रखोगे तो y मिलेगा, फंक्शन में x रखोगे तो y मिलेगा। रख देते हैं यहां पे fx इज इक्वल टू में y अपॉन 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, यहां आ गया y अपॉन 1 प्लस वाई, नीचे एलसीएम लिया तो 1 प्लस वाई, यहां पे आ गया 1 प्लस वाई माइनस का y कैंसिल हो गया, 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई, यहां y मिल गया, सो f इज ऑन टू, क्योंकि मुझे f जो है यहां -1 से 1 तक के हर y के लिए यहां प्री इमेज मिल गई। एक बार हमने 0 से 1 तक के सभी के लिए प्री इमेज बता दी, फिर -1 से बीच में 0 के बीच में जो भी आ रहे हैं सभी के लिए प्री इमेज बता दी, और जब कोडोमेन के हर एक y के लिए मुझे यहां एक प्री इमेज मिल गई तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन है वो ऑन टू हो गया है। सो f इज ऑन टू। क्वेश्चन 2 देखिए, शो दैट f r टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू x क्यूब इज इंजेक्टिव, यानी हमें ये दिखाना है ये जो फंक्शन है आपका वो 1 1 है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है। अब 1 1 फंक्शन कब होता है, जब हर किसी की हमें एक यूनिक इमेज मिले। तो मैं यहां पे कहता हूं कि हम इसका एक एरो डायग्राम से पहले थोड़ा माइंड में क्लियर करते हैं, फिर इसको हम यहां लिख देंगे। यहां पे आपका रियल नंबर, यहां पर भी रियल नंबर, यहां मान लीजिए 1 है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो हर किसी के लिए यूनिक इमेज मिल रही है, मतलब ये 1 1 तो है। अब इसे लिखेंगे कैसे, हम कह रहे हैं 4 1 1। 1 1 के लिए हम क्या है x1 और x2 दो मान लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन, हमने ये डोमेन से मान लिए सच दैट कि जो fx1 है वो आपका fx2 के इक्वल है। fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी कि x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, और जब ऑड पावर्स हों तो x1 x2 के बराबर आपका हो जाएगा।
इवन पावर्स में ये डिपेंड करता है कि यहां पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने इसको डिटेल में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है, आप वहां देख सकते हैं। बट लेकिन इतना की पॉइंट माइंड में रखें, जब पावर्स ऑड हो तो x1 x2 के बराबर हो जाएगा, चाहे डोमेन आपका कहीं से भी x1 x2 आपने लिए हो। लेकिन अगर पावर्स इवन है तो ये डिपेंड करेगा। तो यहां पे x1 x2 के बराबर हो गया, सो f इज 1 1 1 1, मतलब कह सकते हो कि f जो है वो इंजेक्टिव आपका हो गया है। तो ये वाला पार्ट तो यहां पे कंप्लीट हुआ, हमने इसे लिख दिया है। क्वेश्चन 3, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। यानी x के जितने भी सबसेट बनते हैं उनका जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं px। यानी कि जो px है ना, ये है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। डिफाइन द रिलेशन आर इन द px एज फॉलोज। हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, कैसे? अब देखिए सिंपल सी बात है, अब तक जो रिलेशन हमारे होते थे वो आर ए टू ए, यहां पे होते थे एलिमेंट्स 1 2 3। लेकिन अब जो हमारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि जो आर है वो px टू px डिफाइंड है, मतलब कि यहां से जो एलिमेंट लोगे वो मिलेगा एक सेट। वो क्या होगा? एक सेट होगा। अब रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि ए और बी आपके रिलेटेड हो जाएंगे कब? यदि ए जो है वो बी का सबसेट हो जाए तो ए और बी आपस में रिलेशन रखेंगे। हमें ये शो करना है इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें चेक करना है कि आर क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जस्टिफाई योर आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है कि ए अगर बी का सबसेट होगा तो आपका जो ए और बी है वो रिलेशन रखेंगे। अब इस बात को ना थोड़ा सा हम और समझते हैं। आर जो है ये तो क्लियर हो गया कि पी एक्स से पी एक्स डिफाइंड है, यानी कि आपका यहां से एक सेट आएगा। अब कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब हर एक उस ए के लिए जो, मतलब अगर हम आर ए टू ए की बात करें तो ए के अंदर है ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर में आ जाए तो आर होता है रिफ्लेक्सिव। और अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए भी कहां आ जाए? आर में आ जाए तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक। और यदि ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो अगर ए कॉमा सी भी कहां पे आ जाए? आर में आ जाए, सो वो क्या हो जाता है? आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। और अगर वो तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो हमारा जो आर है वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब इस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज आर रिलेटेड टू ए। यानी कि अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिख दो या ए इज आर रिलेटेड टू ए लिख दो, एक ही बात है। इसको क्या लिख सकते हो? जब ए जो है वो आर रिलेटेड है बी से, तो बी जो है वो आर रिलेटेड होना चाहिए ए से। इसके बाद अगर हम कहें ए इज आर रिलेटेड टू बी, बी इज आर रिलेटेड टू सी, तो ए को आर रिलेटेड होना चाहिए सी से, तो आप उसे ट्रांजिटिव कह सकते हो। इसको हम यूज कर लेते हैं फॉर दैट, जैसे पी एक्स है उसका आप एक सेट मानोगे, उसको ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखोगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा पार्ट रहता है। और आपका जो रिलेशन है वो भी इसी तरह से डिफाइंड है। तो आपको ये क्लियर हो, केवल समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि ए आर रिलेटेड टू ए का मतलब है ए कॉमा ए आपका कहां पर है? उस रिलेशन के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो। किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिलेशन क्या है? सबसेट होना। तो किसी भी सेट का खुद से रिलेशन होगा? डेफिनेटली हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स, जो ए आपके पी एक्स के अंदर हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहां पे लिख दो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
तो यहां ए अगर ए का सबसेट है विच इंप्लाइज कि ए इज आर रिलेटेड टू ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। यानी कि जो ए है वो आर रिलेटेड हो गया अपने आप से ही, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। इसको करते हैं फोर्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, उल्टा होना चाहिए उसका। यानी अगर ए जो है वो आर रिलेटेड है बी से, तो बी को भी ए है आर रिलेटेड बी से, तो बी को भी आर रिलेटेड होना चाहिए ए से। तो हम कहते हैं कि लेट जो ए है वो आर रिलेटेड है किससे, बी से। इसका मतलब क्या है, ए क्या है, इस बी का एक सबसेट है। अब देखो यहां सबसेट ना प्रॉपर सबसेट दे रखा है। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो यानी इसमें कम से कम एक एलिमेंट कम है आपका, तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि बी जो है वो आर रिलेटेड नहीं है ए से। बी इज नॉट आर रिलेटेड टू ए। बी इज नॉट आर रिलेटेड टू ए। यानी बी जो है वो ए से आर रिलेटेड नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो आर है वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। फोर ट्रांजिटिव करते हैं हम इसको। यहां पे लेट हमने कह दिया ए इज आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज आर रिलेटेड टू सी। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी का सबसेट है एंड जो बी है वो किसका सबसेट है, वो सी का सबसेट है। अब आप ए बी की अपनी मर्जी से कोई भी सेट ले लेना। ए बी का सबसेट यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर है। बी सी का सबसेट यानी बी के सभी एलिमेंट सी के अंदर है। थोड़ा सोचो, ए के सभी बी के अंदर, बी के सभी सी के अंदर, यानी ए के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो सी के अंदर पहुंच गए, विच इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसका मतलब हो गया ए इज आर रिलेटेड टू सी, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो जो आर है वो क्या हो गया है आपका, ट्रांजिटिव हो गया। यानी कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। दैट मींस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो आर है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। सिंपल एज दैट। जस्टिफिकेशन हमने लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन 4 देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट 1 to n to itself। यानी इस सेट से इस पर ही कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते। मैं कहता हूं कि यहां इस फंक्शन से 1 2 3 to n से खुद पर ही 1 2 3 to n कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। आप यहां समझें, इसको ना हम पहले समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, आफ्टर दैट फिर हम इसको इसके लिए आपको बताएंगे। यहां आप समझें कि यहां मेरे पास क्या है, मान लीजिए एक सेट है 1 2 3। ये हमने एग्जाम्पल्स में किया था ऐसा क्वेश्चन सिंपल, बट वो वहां पे 1 2 3 था। अब मैं फंक्शन को ऑन टू कब कहता हूं कि यहां के जब सभी एलिमेंट्स के लिए मुझे क्या मिल जाए, एक प्री इमेज मिल जाए, तो मैं उसे कहता हूं आपका एक ऑन टू फंक्शन। अब आप समझो कि यहां पर जो 1 है वो कितनों से अटैच हो सकता है, 1 हो सकता है 3 से अटैच। आपका 1 के लिए 1 के पास कितने ऑप्शन है, 1 के पास है 3 ऑप्शन। अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कह देते कि 1 ने आपका 1 को ही प्री इमेज बना लिया। तो अब आप बोले सर 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं, तो 2 के पास ऑप्शंस हो गए 2। तो 2 के पास ऑप्शंस हो गए 2। अब आप बोले सर 2 1 से भी अटैच हो सकता है। अगर 2 1 से अटैच हो गया ना, तो 1 को देखो फंक्शन में एक वैल्यू रखने पर 2 वैल्यू मिल रही है, ये फंक्शन ही नहीं रहेगा उस केस में। तो आपका ऑन टू तो क्या फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो 2 के पास 2 ऑप्शंस, सिमिलरली 3 के पास होंगे 1 ऑप्शंस। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 6 ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं। सिमिलरली हम इसके लिए करेंगे, तो यहां पे 1 2 3 टू n, यहां पर भी 1 2 3 टू n। 1 के पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 कैन अटैच टू, या फिर 1 कैन हैव प्री इमेजेस, 1 कैन हैव एलिमेंट्स एज प्री इमेज। कितने को रख सकता है एज अ प्री इमेज,
1 रख सकता है n को, n में से कोई भी रख सकता है। अब 2 की जब बात होगी तो एक वहां कम हो जाएगा, एक वहां कम हो जाएगा क्योंकि एक इसने प्री इमेज रख लिया, तो 2 के पास हो जाएंगे उससे एक कम। 3 के पास इसमें और एक कम हो जाएगा यानी n-2, और यहां पे ऐसे रहते रहते लास्ट में एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज हो जाएगी, यानी n के पास क्या रह जाएगा, एक ही ऑप्शन रह जाएगा कम होते होते। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमारे पास कितने बन गए वो देखिए जरा, n इंटू में n-1 इंटू n-2 अप टू 1 तक यहां पे। अब आप इसे देखें तो ये क्या है, ये आपका n फैक्टोरियल है। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं, n फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं। अगर आपके माइंड में ना आए तो ये छोटा वाला केस लेकर के आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन 5 देखिए, लेट a हमारे पास ये एक सेट है, b ये एक सेट है, f और g दोनों a टू b डिफाइंड फंक्शंस हैं। मतलब जो f और g दोनों फंक्शंस हैं वो a यानी -1, 0, 1, 2 से आपका -4, -2, 0, 2 पर डिफाइंड है, और वो कह रहा है कि fx जो है वो x² माइनस x है, और gx जो है वो 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x-2 -1 है। आर f एंड g इक्वल, बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन। वो कह रहा है कि क्या f और g इक्वल होंगे, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम कैसे बताएंगे कि f और g इक्वल हैं, तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन भी है एंड स्ट्रेंज है, रूट से हटके थोड़ा सा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हम हर एक उस a के लिए, फॉर ऑल a, डोमेन क्या है, a सेट है, बिलोंग्स टू a, यदि f a और g a की वैल्यू इक्वल आती है तो हम कह देंगे कि दीज आर इक्वल फंक्शंस। तो मतलब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए f की और g की वैल्यू निकालेंगे, वो यदि बराबर आती हैं तो हम कह देंगे f एंड g आर इक्वल। तो यहां पे हम पहले f के लिए निकाल देते हैं, f ऑफ -1, fx क्या है, x² माइनस x, यहां पे लिख दूं fx इज इक्वल टू x² माइनस x, यानी -1 का स्क्वायर माइनस का 1, यहां पे आ गया 1, ये भी हो गया प्लस का 1, दैट इज 2 हो गया। f ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 इज 0, f ऑफ 1 निकालेंगे तो ये पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 इज 0, f ऑफ 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 - 2 इज 2। ये तो इजी हो गया। f की हमने डोमेन के सभी एलिमेंट्स पे क्या निकाल दी है, वैल्यू निकाल दी है। आफ्टर दैट मैं g की वैल्यू निकालता हूं, gx मेरे पास क्या है, gx इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस का 1/2 माइनस का 1। तो यहां पे हम इसके बाद वैल्यू निकालते हैं g ऑफ -1 की, रखते हैं वैल्यू यहां पे 2 इंटू -1 माइनस का 1/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3/2, 2 इंटू माइनस का 3/2 माइनस 1। अब मॉड्यूलस इसको पॉजिटिव कर देगा तो 2 इंटू में 3/2 माइनस 1, यहां पे कैंसिल हो गया, 3 - 1 इज 2। तो g ऑफ -1 की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद g ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं, 2 इंटू में 0 माइनस का 1/2 माइनस 1, यहां पे आ गया 2 इंटू में प्लस का 1/2 माइनस 1, कैंसिल हो गया, 1 - 1 इज 0। तो g ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आफ्टर दैट g ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे, g ऑफ 1 हो जाएगा मेरे पास 2, 1 - 1/2, 1 - 1/2 प्लस का 1/2, तो वहां बाहर आ जाएगा माइनस का 1, 1 - 1 इज 0। आफ्टर दैट g2 निकालते हैं, g2 कितना हो जाएगा, यहां पे रख देंगे 2 इंटू 2 माइनस का 1/2 माइनस 1, यानी 2 2 4 माइनस 1 इज 3/2 माइनस का 1, तो यहां पे आ गया 2। चेक कर लो, f -1 कितना है 2, g -1 भी 2, f0 f1 0 0, g0 g1 0 0,
इसके बाद F2 की वैल्यू 2, G2 की वैल्यू भी 2 है। तो हम कह देंगे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, FA इज इक्वल टू GA, सो F एंड G आर इक्वल। तो ये जो हमारे F एंड G फंक्शन है वो क्या हो गए हैं, वो इक्वल हो गए हैं। सिंपल लॉजिक की डोमेन के हर एक पॉइंट पर दोनों फंक्शंस की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है। दैट मींस F एंड G आर इक्वल फंक्शंस। क्वेश्चन 6 देखिए, let A is equal to 1 to 3, then the number of relations containing 1 to 1 3 which are reflexive and symmetric but not transit। ये एक MCQ क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको एज अ MCQ क्वेश्चन नहीं देखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल में किए हैं, बट इसको भी हम यहां देखते हैं। अगर जो R है वो A सेट पर डिफाइंड है, इसका मतलब R इज फ्रॉम A टू A, यानी जो R है वो किसका सबसेट होगा, वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। यानी जो भी रिलेशन बन सकता है वो A क्रॉस A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट वो होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, यानी 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब आप समझो, वो कह रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले हम मान लीजिए R1 डिफाइन करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी डबलेट्स तो उसमें होने ही चाहिए भाई, सभी रिलेशन का खुद के साथ तो रिलेशन होना ही चाहिए, ये तो रहेंगे ही। फिर वो कह रहा है 1 2 और 1 3 भी उसमें होने चाहिए। 1 2 1 3 ये क्वेश्चन डालने के लिए कह रहा है। अब मुझे इसे सिमेट्रिक करना है तो इसका उल्टा 2, 1 और इसका भी उल्टा 3, 1 यहां पर होना चाहिए। एटलीस्ट ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हम इसको चेक करेंगे। जरा देखिए कौन कौन से चले गए यहां से 1, 1 चला गया, ये भी चला गया, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। इसको चेक करते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव ये है, सिमेट्रिक ये है, ट्रांजिटिव इसको चेक कर लेते हैं। देखिए डबलेट्स तो हमेशा ट्रांजिटिव होते ही हैं, इनको चेक नहीं करना। 1, 2 से स्टार्ट होने वाले देख लो, 1, 2, 2, 1, यानी 1, 1 यहां पर है तो ये वाला भी है। 1, 3, 3, 1, 1 यहां पर है आपका। 2, 1, 1, 2, 2, 2 यहां पर है। 2, 1, 1, 3, 2, 3 यहां पर नहीं है। आप कहेंगे 2, 1 बिलोंग्स टू R, 1, 3 belongs to R, but 2, 3 does not belongs to R। सो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और ऐसा ही तो रिलेशन हमें चाहिए था, यानी एक तो मिल गया और ये सबसे छोटा है जो सभी कंडीशंस को लेकर के है। अब इसके बाद बचते हैं यहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं इसमें, देखिए 1, 1 तो रहेगा ही, रिफ्लेक्सिव चाहिए, और 1, 2 और 1, 3 के लिए क्वेश्चन ने बोला ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर 1, 2 वहां पर है तो 2, 1 और 3, 1 को रखना ही पड़ेगा। अब अगर मैं 2, 3 को ऐड करता हूं तो 3, 2 को भी मुझे उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो सिमेट्रिक रहेगा आपका। और अब आप इसे देखो तो ये पूरा यूनिवर्सल रिलेशन बन गया, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए इसके अलावा और आप नहीं बना सकते हैं, तो हमारा यहां पे केवल ऐसा एक ही रिलेशन हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी। तो इन कंडीशंस के साथ केवल R1 हो सकता है। क्वेश्चन 7 देखिए, let A is equal to 1, 2, 3, then number of equivalence relations containing 1, 2 is। 1, 2 को कंटेन करने वाले कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। R जो है वो A to A डिफाइंड है, तो R जो है वो किसका सबसेट होगा, वो A क्रॉस A के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी A क्रॉस A आप लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब आप जरा समझो यहां पे कि वो कह रहा है इक्विवेलेंस, यानी रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए।
तो मैं R1 डिफाइन कर देता हूं। अब रिफ्लेक्सिव होना है तो डबलेट्स को तो वहां होना ही पड़ेगा, और एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए क्वेश्चन ने भी कहा 1,2। अगर मैं 1,2 को डाल रहा हूं तो 2,1 तो मुझे चाहिए ही, तभी वो सिमेट्रिक होगा। कितने आ गए, ध्यान से देखो, तो ये वाले आ गए हैं these parts। अब इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव चेक करूं 1,2 2,1 1,1 यहां है, 2,1 1,2 2,2 भी यहां पर है, यानी दोनों ट्रांजिटिव भी है। सो इक्विवेलेंस, ये वाला पार्ट इक्विवेलेंस है। अब अगला मैं R2 बनाता हूं। R2 क्या है, मेरे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बच गए हैं, बारी बारी ऐड करके देखते हैं कि क्या बनता है। R2 में मैंने लिख दिया 1,1 2,2 3,3। अब देखो ये तो रहेगा ही इसमें, तो ये भी रहेगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर देता हूं आपका 1,3 और 3,1 1,3 और 3,1। अब जरा चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1,3 इसका रिवर्स भी है। ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं इसको। देखो डबलेट्स तो ट्रांजिटिव होते ही है। 1,2 2,1 1,1 यहां प्रेजेंट है, या फिर ऐसा लिख दूं भाई 1,2 2 से स्टार्ट होने वाले लिख दो 2,1, तो यहां पे आया 1,1 प्रेजेंट है यहां पे। इसके बाद मैं लिखता हूं 2,1 2,1, तो 1 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं आपका 1,3, तो 2,3 क्या यहां पर है, नहीं है। आप लिखोगे 2,1 बिलोंग्स टू R, 1,3 बिलोंग्स टू R2, सॉरी ये R2 है, तो 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है आपका, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इसके बाद यदि मैं इनको हटा करके 1,3 और इस 3,2 को डालता हूं यहां पर, तो आपका ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं R3 बनाता हूं, भाई ये वाले पेयर के साथ नहीं हुआ, 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1, इनको तो डालना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों को डाल के देखता हूं 2,3 3,2। अब चेक करते हैं, देखो 1,2 2,3 1,2 बिलोंग्स टू R3, 2,3 belongs to R3, 1,3 does not belongs to R3, not transitive। यानी अगर मैं इस वाले पेयर को भी ऐड करता हूं तो नॉट ट्रांजिटिव। अब जो बचे हैं ना, सभी को डाल के देख लेते हैं। R4 में 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 1,3 3,1 2,3 3,2। तो चेक कर लो, ये A क्रॉस A के बराबर है, और यूनिवर्सल रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी होता ही है, यानी ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब आप चेक करो कि कौन सा आपका इक्विवेलेंस हो रहा है, R1 हो रहा है और R4 हो रहा है। इसके अलावा कोई और ऐसा रिलेशन इन कंडीशंस के साथ नहीं मिलेगा जो इक्विवेलेंस हो जाए, यानी हमारे पास दो रिलेशंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस यहां पर हो जाएंगे।